लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट वीडियो, जिसमें पिछली वीडियो के अंदर इनिशिएशन पढ़ रहे थे। अब हम इलोंगेशन को डिस्कस करेंगे। इलोंगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ट्रांसलेशन का। हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की ट्रांसलेशन को इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं। इलोंगेशन पढ़ते हैं। इनिशिएशन तक मामला ये था कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आ गया था, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आ गया था, मैसेंजर आरएनए आ गया था, ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटर वाला आ गया था। तो ये तमाम एक कम्प्लेक्स बन गया था जिसको हमने नाम दिया इनिशिएशन कम्प्लेक्स का। अब हमने इलोंगेशन करनी है। इलोंगेशन होती है, जाहिर सी बात है, अमाइनो एसिड आया सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेथियोनिन। अब मजीद अमाइनो एसिड्स भी तो आएंगे ना प्रोटीन बनाने के लिए। तो अमाइनो एसिड्स आएंगे, ट्रांसफर आरएनए लेकर आएंगे, किस साइट पर लेकर आएंगे और कैसे उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं उनके अमाइनो और कार्बोक्सिल टर्मिनल्स के दरमियान। तो वो कैसे बनेंगे और फिर किस तरह से वो सारी चेन बन के अलग हो जाएगी, ये हमने पढ़ना है। टर्मिनेशन किस तरह होगी इस वीडियो के अंदर वो पढ़ना है। इलोंगेशन जो है ना वो सबसे पहले हमने इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को लेकर आए थे इनिशिएशन के अंदर। अब हम लेकर आएंगे मजीद अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को, जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडोन्स को रिकग्नाइज करते हुए आ जाएंगे। अब ट्रांसफर आरएनए किस साइड पर आएंगे आप बताएं। पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ा है कि पहले तमाम ट्रांसफर आरएनए जो पहला था वो सिर्फ पी साइड के ऊपर आया था। अब कौन सी साइड पर आएगा? ए साइड पर आएगा। अब ए साइड पर ट्रांसफर आरएनए आएगा, ए साइड पर आएगा। और वो किस तरीके से आएगा? इलोंगेशन फैक्टर्स उसकी मदद करेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट इलोंगेशन फैक्टर्स होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट इलोंगेशन फैक्टर्स होंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर EF2 GTP 2 नहीं है, TU GTP ES इलोंगेशन फैक्टर, आगे नाम इलोंगेशन फैक्टर TS, और इसके अंदर GDP हाइड्रोलिसिस भी चाहिए होगी, एनर्जी भी चाहिए होगी। यूकैरियोट्स के अंदर भी इसी तरह के इलोंगेशन फैक्टर्स होंगे, उनके नाम डिफरेंट हैं। तो ये डिफरेंट इलोंगेशन फैक्टर्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में होंगे, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम चल रहा है फिलहाल। ठीक है। अब होता क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन भी तो करनी है। देखें अब पी साइड पर नेक्स्ट के अंदर ही डायग्राम बनी हुई है कि जो पहला यहाँ पे देखें, सबसे पहले पी साइड के ऊपर ट्रांसफर आरएनए आया। अब पी साइड के ऊपर इनिशिएटर वाला आया था। अब नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो ए साइड के ऊपर आया है, राइबोसोमल सब यूनिट की ए साइड पर आया, मतलब उसने उस कोडोन को रिकग्नाइज किया है जो ए साइड के ऊपर प्रेजेंट है। तो ए साइड के ऊपर आया। अब नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए पी और ए दोनों ही अब भरी हुई साइड्स हैं। अब दोनों के पास ये इसका ट्रांसफर आरएनए और इसके पास भी एक अमाइनो एसिड है, इसके पास भी एक अमाइनो एसिड है, दोनों ट्रांसफर आरएनए है। इसके पास मेथियोनिन है, एनफॉर्माइल मेथियोनिन है, और इसके दरमियान मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिनाइल एलेनिन लेकर आया है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना इनके दरमियान। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी? एक एंजाइम की मदद से होगी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये अपना अमाइनो एसिड इसको दे देगा। पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से। एक अमाइनो एसिड एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है ये लार्जर सब यूनिट जो होता है ना राइबोसोम का, उसकी एक्टिविटी है, मतलब वही ये काम करवाता है लार्जर सब यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो एक राइबोजाइम भी है, क्योंकि वो रिएक्शन भी कैटलाइज करवा रहा है एंजाइम के तौर पर। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का किरदार भी अदा कर रहा है राइबोसोमल आरएनए, तो उसको राइबोजाइम भी कह सकते हैं। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से, तो जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है ए साइड पर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है पी साइड पर, वो ए साइड पर प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए के पास चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं। ये देखें यहाँ पर जो ये है ए साइड, ये है पी साइड। अब पी साइड पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो एनफॉर्माइल मेथियोनिन है, वो ए साइड पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं, कि अमाइनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के पास कन्वर्ट हो गया है। अब होता क्या है कि ये जो 3 मजीद न्यूक्लियोटाइड्स एडवांस कर जाएगा। अभी हमने इलोंगेशन पढ़े हैं ना, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज चला, जैसे मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज चला और ये क्या होगी, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें कि इस तरफ ये डायरेक्शन है, ये मजीद एडवांस कर गया है। 3 मोर न्यूक्लियोटाइड जो है एक्सपोज हो गए हैं, मतलब ये ए साइट है ना, ए साइट के ऊपर 3 मोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस आ गए हैं। एक मजीद नया कोडोन आ गया जिसको रिकग्नाइज करने के लिए एक नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, और जो सबसे पहला वाला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए था वो एग्जिट साइड पे जा चुका है। उसके बाद वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो अब वो पी साइड पर आ चुका है, और जो ए साइड है वो दोबारा एम्प्टी हो गई, कोई ट्रांसफर आरएनए वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर एक कोडोन आ गया है जिसको रिकग्नाइज करने के लिए एक नया ट्रांसफर आरएनए आएगा। तो दोबारा बात को समझेंगे। सबसे पहले ए साइड पर, सबसे पहले ये बीच में ये ई साइड है, ये पी साइड है, और ये ए साइड है। सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटर पी साइड पर आया था, दूसरा आया था ए साइड पर। अब हुआ क्या कि पी साइड वाले ट्रांसफर आरएनए जो है उसने अपना अमाइनो एसिड ए साइड वाले ट्रांसफर आरएनए को दे दिया, और इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसपेप्टाइडेशन। हुआ क्या कि मजीद उसके बाद एक इस तरीके से मूवमेंट हुई राइबोसोम की, और 3 मोर न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए पर एक्सपोज हो गए
कि जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था इनिशिएटर वो चला गया एग्जिट साइड पे ई साइड पर, जो उसके बाद वाला था वो ए से पी साइड पे मूव कर गया और ए साइड एग्जिट हो गई, खाली हो ए साइड सॉरी खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। यहाँ पर एक नया कोडोन आया जिसको रिकग्नाइज करेगा एक नया ट्रांसफर आरएनए, एक नया अमीनो एसिड को लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोसेस चलेगा और फिर इलोंगेशन हो जाएगी और जो फर्स्ट वाला था वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। अब हम बढ़े थे इलोंगेशन और यहाँ तक यही बात हो रही है कि राइबोसोम एडवांस कर जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स, वही बात ट्रांसपोर्टेशन हुई आगे एडवांस कर जाएगा। अब मजीद हम टर्मिनेशन की तरफ, ये राइबोसोम मूव किया था ना 3 मोर न्यूक्लियोटाइड्स और ट्रांसफर मैसेंजर आने के ऊपर एक नया कोडोन एक्सपोज हो गया था, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी सबसे पहले इलोंगेशन जो हम पढ़ रहे थे ना, इलोंगेशन के अंदर हमने नई टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कवर किया है। पहली टर्मिनोलॉजी जो थी वो थी ट्रांसपेप्टाइडेशन, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड बना अमीनो एसिड्स के दरमियान, जो अमीनो एसिड था पी साइड पर वो ए साइड वाले ट्रांसफर आने के पास चला गया, इसको ट्रांसपेप्टाइडेशन कह दिया। उसके बाद राइबोसोम थोड़ा सा आगे मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया कि एक नया कोडोन मैसेंजर आने के ऊपर एक्सपोज हो गया, तो उसको हमने कहा है ट्रांसलोकेशन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें इस तमाम प्रोसेस के लिए ट्रांसलोकेशन के लिए मतलब इसकी इन चीज़ों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। यूकैरियोट्स के अंदर EF2GTP आता है। डिफरेंट देखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें मदद करने के लिए आ रही हैं, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें मदद करने के लिए आ रही हैं। थोड़ा सा नाम ही डिफरेंट है लेकिन काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं। ट्रांसलोकेशन की वजह से यही कह रहा है कि जो अनचार्ज ट्रांसफर, अनचार्ज का मतलब है कि वो ट्रांसफर आरएनए जो अपना मैथ्यूनिन दे चुका है, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है ना, जो वो मैथ्यूनिन दे चुका है, अपना अमीनो एसिड दे चुका है। देखें ये यहाँ पे देख लें, पहला वाला ट्रांसफर आरएनए ये था और दूसरा वाला ये है, इसने अपना मैथ्यूनिन, इसके ऊपर पहले प्रेजेंट था मैथ्यूनिन, इसने अपना दे दिया इस वाले ट्रांसफर आरएनए के फिनाइलएलनिन को। मतलब ये दोनों अमीनो एसिड, मतलब इसने इसके साथ दोस्ती की फिनाइलएलनिन और फिर अलग हो गया और ये खाली हो गया, इसे हम अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। इसी तरीके से अब नया कोई ट्रांसफर आरएनए आएगा ना इस साइड पर जो आएगा, तो ये वाला अपना इसको दे देगा और इसके पास फिर 3 हो जाएंगे, मतलब एक अपना भी तो लेकर आएगा ना, और ये 2 होंगे तो ये 3 हो जाएंगे और ये एग्जिट पे चला जाएगा और ये फिर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस ये चलता जाएगा, तो वो अनचार्ज होता जाएगा। अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है वो पी से ई साइड पे मूव करेगा और फिर एग्जिट हो जाएगा। जबकि जो पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए, पेप्टाइडल से मुराद ये होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड वाला ट्रांसफर, मतलब वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास 2 अमीनो एसिड्स हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको हम पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए कह देते हैं। ठीक है, तो वो पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है कि मूवमेंट हो जाएगी पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए की ए से पी साइड पे, जबकि जो अनचार्ज किया है वो पी से ई साइड पे एग्जिट हो जाएगा और प्रोसेस रिपीट हो जाएगा जब तक टर्मिनेशन कोडोन नहीं मिल जाता। टर्मिनेशन कोडोन आना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाए। तो प्रोटीन सिंथेसिस की टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन कोडोन स्पेसिफिक होते हैं, 3 तरह के होते हैं। टर्मिनेशन भी पढ़ लेते हैं। टर्मिनेशन 3 तरह के कोडोन्स होते हैं, एक होता है UAA, एक होता है UAG। ठीक है, इनको रिकग्नाइज करते हैं जब ट्रांसफर आरएनए तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। कोडोन्स को रिकग्नाइज एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन करता है? रिलीज फैक्टर्स करते हैं। RF1 जो रिकग्नाइज करता है इन 3 में से 2 को, जबकि RF2 रिकग्नाइज करता है इन 2 को। ठीक है ना, UAA और UAG को करने के लिए रिलीज फैक्टर 1 है, जबकि रिलीज फैक्टर 2 इन 2 को रिकग्नाइज करता है। ये बात याद रखिएगा। अब मतलब UAA जो है वो रिलीज फैक्टर 1 से भी रिकग्नाइज हो रहा है, रिलीज फैक्टर 2 से भी हो रहा है। उसके बाद ये रिलीज फैक्टर्स की बाइंडिंग जो है उसकी वजह से होता क्या है कि जो बॉन्ड बना था, जैसे रिलीज फैक्टर्स आते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना था उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और प्रोटीन जो है वो रिलीज हो जाएगी राइबोसोम से, क्योंकि प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी बॉन्ड की तो वो अलग हो जाएगी। एक थर्ड रिलीज फैक्टर भी आता है जो कि मतलब ये रिलीज फैक्टर्स आए थे, इन्होंने प्रोटीन को रिलीज़ करवा दिया राइबोसोम से, अब इनको भी रिलीज़ करवाना है। इनके भी रिलीज़ के लिए एक थर्ड रिलीज फैक्टर RF3GD आएगा जो इनको भी रिलीज़ करवा देगा। तो ये बात यहीं पे यही लिखी हुई है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर एक ही रिलीज फैक्टर होता है, वहाँ पे 2 नहीं होते। उसके बाद एक ही ERF होता है, इसके अंदर RF1 RF2 थे, उसके अंदर एक ही ERF वाला होता है। ठीक है, अब जो प्रोटीन रिलीज़ हुई है ना, साइड पे टेबल्स में आपको ये सारा लिखा हुआ है कि ये मैंने सारी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा हुआ है। और मैं इसकी जो शॉर्ट वीडियो है, मतलब जिसमें हमें क्यों लास्ट में ही पढ़ लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्विक रिव्यू देंगे ट्रांसलेशन के सारे प्रोसेस को जल्दी से। ठीक है, अभी अपने मैं स्टेप्स को एक डिटेल वे में मेमोराइज कर लें। तो अब जो प्रोटीन रिलीज़ हो गई है उसकी भी मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है चैपरोन्स की मदद से, उसको फंक्शनल नेटिव स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रोटीन मस्ट फोल्ड टू एज्यूम देयर फंक्शनल नेटिव स्टेट, तो उसके लिए एक चैपरोन्स आते हैं, फैसिलिटेशन होती है चैपरोन्स की मदद से।